आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा चैनल ये आपके प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में अगले 20 मिनट में हम लोग कवर करेंगे 100 बहुत महत्वपूर्ण इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न को। अच्छे से याद हो जाए इसके लिए मैंने कुछ पिक्चोरियल या आप कह सकते हैं कुछ पिक्चर्स का भी हेल्प लिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। मीन्स अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जो आर्थिक गतियों को स्टडी करता है। हम लोग का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, आधुनिक अर्थशास्त्र है, इसके जनक एडम स्मिथ रहे हैं, जिनको आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1776 में। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो हम लोग उसे अर्थव्यवस्था कह के बुलाते हैं। जब किसी देश को हम लोग उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कह के बुलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक का अगर बात आए तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे, जबकि उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन को जो भारत रत्न दिया गया, मीन्स 1998 में ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय अर्थशास्त्री बने। 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया था। अर्थव्यवस्था को स्टडी करने के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि समष्टि और माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये सब प्रश्न प्रायः एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ना केवल स्टेट पीसीएस बल्कि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वनडे वाली, इसमें भी देखने को मिलते हैं। और स्टेट पीसीएस वगैरह में इस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं। और कुछ डीपली हम लोग थोड़ा सा डीप चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो आता है। 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा और उस 3 पार्ट में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से प्रश्नों को टच करने वाले हैं। 3 पार्ट में हम लोग 500+ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे डेफिनेटली कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वो भारत की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो ये सी रंगराजन समिति है और इसकी स्थापना होती है 2005 में मुंबई नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को। पीसी महालनोबिस जो थे ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी थे 1949 में। तो ये भी एक फैक्ट है। पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना में भी अपनी भूमिका निभाई थी। किस योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस से मिलता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है, अर्थात सेवा क्षेत्र का है। मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई ये जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है इसे विकसित किया था महबूब उल हक ने 1990 में। और महबूब उल हक का जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ है। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये मैक्रो वाले में होता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा 2 है, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो वाला जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जेएम किन्स को दिया जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
और इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक रही है, कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न भी इससे बने हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो ये 20 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करने वाली जो एजेंसी है वो है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये जो संस्था है ये CSO है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की एक समान भागीदारी होती है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों की भागीदारी होती है, समान रूप से होती है, निजी क्षेत्र की भी और सरकारी क्षेत्र की भी। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो ये याद रखिएगा, फ्रांस था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है, मीन्स ऑलमोस्ट फ्री रखा जाता है व्यापार को, ये खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे हांगकांग है, सिंगापुर है, ये सब आप उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत परिवार, मीन्स व्यक्तिगत का बात हो, परिवार का बात हो, कोई एक फर्म का बात हो, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक हो और सार्वजनिक क्षेत्रों की कम हो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो नीतियाँ होती है वो होता है आपको पैसा बनाने की नीति, मीन्स अधिकतम लाभ होता है, और कल्याण की नीति न्यूनतम होती है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा रूप है समाजवादी, इसमें आपको उत्पादन, आपूर्ति और कीमत ये सब सरकार के द्वारा तय की जाती है। और ऐसे अर्थव्यवस्था में, मीन्स समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जहाँ सरकार ही उत्पादन, आपूर्ति और कीमत को तय कर रही है, न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। यहाँ लाभ की बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है, कल्याण की अपेक्षा ज़्यादा होती है। विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये रूस है। रूस के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस में आती है आप वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो आयात और ना ही निर्यात होता हो, ये बंद अर्थव्यवस्था हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था किस में आती है यह बताइएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां है ये टोटल 3 क्षेत्रों में बांटी गई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र में पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो चलती है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि है। तो ये जो आप अलग अलग सेक्टर है ये पाया जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय और इस समय ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे राष्ट्रीय योजना समिति के। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ है 6 अगस्त 1952 को। और नियोजन विकास मॉडल जो भारत में लागू हुआ वो 1 अप्रैल 1951 से लागू हुआ। ये जो हम लोग नियोजन का मतलब आप अगर देखें तो जो हमारा विकास का मॉडल है वो एक प्लानिंग के ऊपर चलता है, कवर किया जाता है ऊपर से नीचे तक, सभी को ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। सभी प्रकार के जो उद्योग हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जैसे कोई लोहा उद्योग हो, इस्पात उद्योग हो, वस्त्र बन रहा हो, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी आइटम्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ये सारे
सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत होता है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार और पर्यटन इत्यादि शामिल है। तो ये 3 सेक्टर हो गया। अब प्राथमिक सेक्टर की बात करेंगे तो कृषि, खनन, मत्स्य पालन इत्यादि आती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। इनको 2019 में मिला और इसके पहले हम लोग पहले भी देखे हैं क्वेश्चंस में, वो अमर्त्य सेन थे। विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक जो निर्धारित स्तर है उसके ऊपर पाई जाती है। मीन्स उसमें प्रति व्यक्ति आय भी ऊपर होना चाहिए और राष्ट्रीय आय भी ऊपर होना चाहिए। एक जो निश्चित स्तर है उसके ऊपर, तभी वो विकसित राष्ट्र में आता है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये ट्रस्टशिप पर आधारित है, यानी न्यास सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किनको कहा गया है? तो ये कार्ल मार्क्स को कहा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इनको भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत या जनक कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे आर्थिक संवृद्धि कहते हैं। केवल मात्रात्मक परिवर्तन हुआ तो वो ग्रोथ है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि जो है वो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। और आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सबसे अधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो ये 2006-07 के दौरान हुआ था, जब दर 9.6% था। ये याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वो 2006-07 में 9.6% था। जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। हिंदू वृद्धि दर क्या है? तो ये राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो ये मुंबई और कोलकाता होती है, हैदराबाद और नोएडा। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो 1 रुपये का नोट है ये वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। और 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट है इन सब पर जो हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे वो आरबीआई गवर्नर के देखने को मिलते हैं। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक कौन है? तो ये आरबीआई है। भारत में देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसका अभिरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया? ये एक बार आप मर्जिंग वाला चीज़ एक बार आप देख लीजिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि है किसने तैयार की थी? तो ये एसएम विश्वेश्वरैया थे। 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना प्रतिपादित की थी नारायण अग्रवाल जी ने। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इसके विषय में भी अपनी प्लानिंग कर सकती है या इससे जुड़े रूल्स बना सकती है। 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए जिस आयोग का गठन हुआ था वो था योजना आयोग, और ये गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी थी राष्ट्रीय विकास परिषद ने, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को।
भारत में किस व्यक्ति ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये 1951 से 1956 रहा। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना काल के दौरान ही भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना तीनों को प्रारंभ किया गया था। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया? तो ये रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1956 से 61 तक रहा। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल क्या था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो यह उद्योग और खनिज है, इन दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। पहले वाले में कृषि पर बल दिया गया था, जबकि दूसरे वाले में उद्योग और खनिज पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे, जिसमें 3 बहुत प्रमुख है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। सर एम विश्वेश्वरैया या भारतीय आर्थिक योजना के जनक कहलाते हैं। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1961 से 66 था और तीसरा ही सबसे न्यूनतम वृद्धि दर वाला भी था। तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो ये रूस के सहायता से हुआ है, झारखंड में। किस क्रांति की शुरुआत तीसरे पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई? तो यह हरित क्रांति है। भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा गया है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन है। तीसरे पंचवर्षीय योजना के असफल होने का क्या कारण था? एक तो भारत चीन युद्ध 1962, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में और अभूतपूर्व सूखा तो था ही। एक और फैक्ट है, एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना था। और जो चौथा पंचवर्षीय योजना था इसमें प्राथमिकता दी गई थी एक तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की और दूसरी आर्थिक स्थिति में स्थिरता रखने की। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता रखना। चौथे पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो 3 हम लोगों ने देखा, पहला डोमार मॉडल, दूसरा महालनोबिस, तीसरा गाडगिल। तो गाडगिल जो है वो चौथे पंचवर्षीय योजना से जुड़े हैं। किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ? तो ये ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति है। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल रहा है 1974 से 1978 तक और ये नारा देने वाली थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से 78 है, यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 वर्षों के लिए थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी पंचवर्षीय योजना
का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। रोलिंग प्लान या लुढ़कती हुई योजना का संबंध है अनवरत योजना से, जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई 1978 से 83 के दौरान। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट मीन्स अगले 2 पार्ट में हम लोग 400 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं।